गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। तो स्वागत है आपका मॉस और एसएम की ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या पढ़ा था हम लोगों ने मृदु इस्पात का प्रतिबल विकृति आरेख हम लोगों ने पढ़ा था। थोड़ा सा बता दो हम लोगों ने कहाँ पर छोड़ा था। मृदु इस्पात का प्रतिबल विकृति आरेख ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था और इसको हम लोगों ने डिटेल में देखा था। ओ ए बी सी डी ई एफ जी, इसको हम लोगों ने कब देखा था। ओ से लेकर ए तक क्या है, प्रतिबल सीमा यानी कि प्रत्यास्थता सीमा। देखिए प्रत्यास्थता सीमा में क्या होता था, प्रतिबल तथा विकृति आपस में समानुपाती होते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है, प्रतिबल और विकृति आपस में समानुपाती होते हैं, इसलिए ये एंगल बनेगा 45 जीरो से लेके ए तक। बी पॉइंट क्या है, प्रत्यास्थता सीमा समाप्त, प्रत्यास्थता सीमा समाप्त। सी क्या है, उच्च पराभव बिंदु। डी निम्न पराभव बिंदु। ई अंतिम प्रतिबल, एफ भंजक बिंदु। और जी क्या होता है कि अगर वो अपने स्वयं के भार के कारण यदि वस्तु अपने आप क्या होती है, विकृत होती है, उसकी लंबाई में वृद्धि होती जाती है और उसके बाद अगर उसको ठंडा कर लिया जाए तो उसमें तुरंत क्या होगा, पहले की तरह उसमें प्रतिबल आ जाएगा, पहले की तरह उसमें विकृति आ जाएगी, उसमें कठोरता आ जाएगी। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखी थी, पढ़ी थी, समझी थी। थोड़ा सा जो बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि वॉइस में प्रॉब्लम है, आवाज में प्रॉब्लम है, तो आवाज के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और बेटर आइडिया अपनाया जाए, क्योंकि ये खाली हॉल है, ब्लैंक बिल्कुल, तो आवाज गूंजती है थोड़ी सी, तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके आधार पर ही अभी हम लोगों को पढ़ना होगा। एक दो दिन में हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको और बेटर बना सकें। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों को दूसरा टॉपिक देखना है, हेड डालिए पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन अनुपात। हेडिंग डालिए पॉइजन अनुपात। इसको हम लोग 1/n से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग 1/n से डिनोट करते हैं, 1/n। कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्श्व विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति, ठीक है, आयतन विकृति, कर्तन विकृति। विकृति को हम लोग कल डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं पॉइजन अनुपात। 1/n हो जाएगा पार्श्व विकृति और ये कोई ना है कि मुझे पार्श्व विकृति पता नहीं है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पॉइजन अनुपात। अनुदैर्घ्य विकृति क्या होती है, बल की दिशा में हुई विकृति अनुदैर्घ्य विकृति कहलाती है, और बल की दिशा के लंबवत हुई विकृति को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति कहते हैं। यहां से एक होगा क्या कराया है, पार्श्व विकृति इक्वल टू 1/n इंटू अनुदैर्घ्य विकृति। ये फॉर्मूला निकल रहा है, ये आपका काम का है, ये आपको याद रखना है। इतना नोट कर लिया आपने सभी ने, इतना समझने इसमें कुछ भी नहीं है। पार्ट्स बटे अनुदैर्घ्य, बस इतना याद रखना है कि पार्ट्स पहले आएगा यानी कि लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है ये सवाल कि पॉइजन अनुपात बताइए, तो आपको केवल इतना लिख दोगे सफिशिएंट है, इतने में आपको एक नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक दिशा में, एक दिशा में अक्षीय बल के कारण
दिशा में अक्षीय बल के कारण, लिख देता हूं, कारण वॉल्यूम को आयतन में विकृति, आयतन में परिवर्तन एवं विकृति। ये हेडिंग है। एक दिशा में अक्षीय बल के कारण आयतन में परिवर्तन एवं विकृति। अब यहाँ पर ये दो शब्द हैं, एक परिवर्तन है और एक विकृति है। इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए अच्छे से। आयतन में परिवर्तन क्या होता है और आयतन विकृति क्या होती है। इन दोनों में कंफ्यूजन अगर रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं डेल्टा V, ये है मेरा आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन इसको कहेंगे। यदि मैं डिवाइड बाई V कर दूं, ये हो गया मेरा आयतन विकृति। क्लियर? विकृति का क्या फॉर्मूला बताया था? ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सेम इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये स्ट्रेन की हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V। और मुझे क्या निकालना है? परिवर्तन निकालना है। अभी हम लोग पहले परिवर्तन देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक रॉड है, कोई लंबाई L, चौड़ाई B। फॉर एग्जाम्पल एक रॉड है, कोई ये रॉड बना दिया, ये L लंबाई है इसकी, चौड़ाई B है और थिकनेस T है। ठीक है, इसको बना लीजिए। L लंबाई है, B चौड़ाई है, थिकनेस है इसकी T। क्या करेंगे? मैंने क्या है, आयतन में परिवर्तन डेल्टा V मुझे निकालना है। पहले अगर मैं बात करूं V बराबर क्या होगा, क्या होगा? L इंटू B इंटू T, यही होगा। V बराबर क्या होगा? L इंटू B इंटू T। यदि मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, तो समीकरण नंबर 1 का अवकलन करने पर, अवकलन करने यानी डेल्टा V मुझे पता चल जाएगा। डेल्टा V क्या होगा? पहले पद का अवकलन B और T ज्यों त्यों प्लस डेल्टा V का अवकलन L एंड T ज्यों त्यों प्लस डेल्टा T L इंटू B ज्यों त्यों। ये लीजिए आ गया, क्या आ गया? चेंज इन वॉल्यूम। ये आ गया आयतन में परिवर्तन। यही होता है आयतन में परिवर्तन। यदि अगर मैं इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं, तो अगर मैं समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का डिवाइड कर दूं, यानी कि इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन 1 कर दूं, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा V अपॉन V होगा। क्या? डेल्टा V अपॉन V होगा समीकरण नंबर 2 बटे समीकरण नंबर 1 कर रहा हूं। इसको अगर थोड़ा सा भी रफ कर दे रहा हूं, बाद में बना लेंगे। तो बाद में बना लेंगे। डेल्टा V अपॉन V क्या हो जाएगा? डेल्टा L B इंटू T प्लस डेल्टा B L इंटू T प्लस डेल्टा T L इंटू B। डिवाइड बाई करना है B, तो तीनों में एक साथ कर दे रहा हूं, तीनों में ही होगा। क्या होगा? L इंटू B इंटू T, यहां भी होगा L इंटू B इंटू T, यहां भी होगा L इंटू B इंटू T।
देखिए क्या कर रहा है, बी टी कैंसिल हो गया, एल टी ये कैंसिल हो गया, एल बी ये कैंसिल हो गया, डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू आया डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। यानी कि आयतन विकृति, ये आयतन विकृति बराबर क्या हो जाएगा, x की दिशा में हुई विकृति यानी कि लंबाई की दिशा में हुई विकृति प्लस चौड़ाई की दिशा में हुई विकृति प्लस मोटाई की दिशा में हुई विकृति, तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगी मेरी आयतन विकृति। यानी कि x की दिशा में अगर मैं l मान लूं, y की दिशा में b मान लूं और z की दिशा में t मान लूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या ई बी, ये विकृति को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई से डिनोट करते हैं, तो ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और x का मान क्या है डेल्टा एल अपॉन एल, y का मान क्या है डेल्टा बी अपॉन बी और z का मान डेल्टा टी अपॉन टी। ये परमानेंट नहीं है कुछ भी, ये डिपेंड करता है कि फोर्स की वैल्यू किस डायरेक्शन में लग रही है या फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। क्लियर, पहले ही बताया था कि औंधारिक विकृति हमेशा हमेशा फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, वह स्वतंत्र नहीं होता है। तो एक तो ये फॉर्मूला निकल कर आ गया डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि आयतन विकृति को हम लोग, ये एक फॉर्मूला है डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा टी अपॉन बी, ये एक फॉर्मूला है। एक और तरीका होता है आयतन विकृति को निकालने के लिए, अब हम लोग उसको देखते हैं। एक और तरीका होता है आयतन विकृति निकालने के लिए, अब हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इसको रख कर दूं, इसको मैं रख रहा हूं, सही लोग नोट कर लीजिए। फिर से हम लोग एक रॉड लेंगे, एक रॉड लिया जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B तथा मोटाई T हो। L हो गया, ये B हो गया, ये T हो गया। फोर्स मान लिया इधर की दिशा में लग रहा है, अक्षीय बल यहाँ पर लग रहा है, अक्षीय बल यहाँ पर। फाइनल अनुपात अभी को सभी को पता है कि अंधैर्य विकृति और पार्श्व विकृति के अनुपात में होता है। यहाँ पर अंधैर्य विकृति क्या है, अंधैर्य विकृति डेल्टा एल अपॉन एल तो होगा, सभी को पता है। अंधैर्य विकृति क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। और पार्श्व विकृति क्या है, पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति अभी हम लोग ने देखा कि 1 अपॉन एम इंटू अंधैर्य, अगर मैं इसको ई एल मान लेता हूं या ई अकेला मान लेता हूं, ई एक्स की दिशा में मान लिया है, फॉर एग्जांपल ये एक्स की दिशा में हो गया, तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा 1 अपॉन एम इंटू अंधैर्य विकृति, 1 अपॉन एम इंटू अंधैर्य विकृति, या पार्श्व विकृति होगी क्या, एक्चुअल में पार्श्व विकृति क्या होगी, डेल्टा बी अपॉन बी होगी, डेल्टा बी अपॉन बी, वो भी माइनस में। हमारा क्या होगा, पार्श्व विकृति डेल्टा बी अपॉन बी होगी, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पर तनाव बल लग रहा है, केवल और केवल लंबाई में वृद्धि होगी, चौड़ाई और मोटाई दोनों में क्या आएगा, कमी आएगी। तो डेल्टा बी अपॉन बी को ही लिख सकते हैं, इसको हम लोग माइनस 1 अपॉन एम का लिख सकते हैं, माइनस तो सिंपल हो जाएगा। ये मेरी है पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एम इंटू अंधैर्य विकृति, ई एक्स से ही नोट कर दिया, 1 अपॉन एम इंटू अंधैर्य विकृति। ठीक है, अब हो गया एक और है मेरा पार्श्व विकृति डेल्टा टी अपॉन टी, ये भी माइनस में है, ये भी तो माइनस में है, अंधैर्य विकृति सॉरी पार्श्व विकृति, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एम इंटू ई एक्स, इसको
क्योंकि अनजायज विकृति मेरी ये है, तो अनजायज विकृति को मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर? अब देखिए क्या हो जाएगा, आयतन विकृति। आयतन विकृति क्या होता है, Ex प्लस Ey प्लस प्लस Ez। अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये Ex है, ये Ey है और Ea है, Ez है। ये x की दिशा में परिवर्तन है, ये y की दिशा में विकृति है, ये z की दिशा में हुई विकृति है। तीनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, ये क्या होता है, क्या इसको हमने डेल्टा एल अपॉन एल सिग्मा लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए। एक मिनट, सिग्मा इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, यही होता है सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए। अभी एफ का खैर कोई काम नहीं है यहाँ पर, ये प्रतिबल, और प्रतिबल अपॉन विकृति होता है ई। ये हम लोगों ने देखा था हुक के नियम से, प्रतिबल अपॉन विकृति इक्वल टू होता है ई। यहां से ई बराबर आएगा, विकृति बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन ई। लिख सकता हूं मैं सिग्मा अपॉन ई। ये देखिए विकृति का एक फॉर्मूला मुझे ये भी पता है, विकृति का मुझे एक फॉर्मूला ये भी पता है, सिग्मा अपॉन ई। तो अभी हम लोग इस वाले फॉर्मूले को ही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को ही हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यानी कि थोड़ी सी जगह, ये वाला फॉर्मूला तो हम लोगों ने अभी देख लिया, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा टी अपॉन टी। ये जस्ट पहले जो हम लोगों ने देखा था वही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अभी इसको ही मैं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिखिए, उसको ही दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अनजायज विकृति को मैं लिखता हूं, ये क्या लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स अपॉन ई। ये भी तो मेरी अनजायज विकृति हुई, क्योंकि विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा प्रतिबल तथा ये यंग मापांक बराबर क्या होता है, सीधा प्रतिबल तथा सीधी विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, यंग मापांक। तो अभी यहाँ पर सीधा बल ही लग रहा है, अभी क्या लग रहा है, यहाँ पर सीधा बल लग रहा है। तो सीधे सीधे हमारा पहला फॉर्मूला लगेगा यंग मापांक वाला, सिग्मा अपॉन ई वाला। ये हो गया मेरा x की दिशा में हुई विकृति। अब पॉइसन अनुपात के अनुसार पार्श्व विकृति क्या होगी, 1 अपॉन n इनटू अनजायज विकृति क्या है, ये है, ये तो है अनजायज विकृति, ठीक है, जो कि माइनस में रहेगी क्योंकि ये कमी हो रही है। अगर अनजायज मैंने कभी बताया था, अनजायज विकृति प्लस में है तो पार्श्व विकृति हमेशा माइनस में रहेगी। और दूसरा क्या होगा, माइनस 1 अपॉन n सिग्मा x, इसको y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको z मान लेते हैं, अपॉन e। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल वही है। देखिए अभी क्या लिख लूंगा मैं, सिग्मा x बराबर सिग्मा y बराबर सिग्मा z इक्वल टू केवल और केवल मैंने मान लिया सिग्मा। लीजिए बात वही आ गई, चाहे इसको सिग्मा x लिख लो, चाहे केवल सिग्मा लिख लो, बात एक ही है। बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है आपको, कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति ना हो। इसलिए फिर से समझ लीजिए, अनजायज विकृति यहां से भी मैंने एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, ई यंग मापांक बराबर प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को यंग मापांक कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, फिर से सेम चीज लिखवा रहा हूँ, आपको मिटाने की जरूरत नहीं है, आपको काटने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ बस इसको। कैपिटल ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन ई, ये हम लोगों ने अभी हुक के नियम में पढ़ा है। यहां से मैं एक विकृति निकाल रहा हूं, विकृति बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई। ये लीजिए, बस इतना सा है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो विकृति के दो फॉर्मूले हैं, एक तो डेल्टा एल अपॉन एल जो कि कॉमन फॉर्मूला है, और विकृति मेरी यहां पर भी है, तो यहां से भी हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब यहां पर देख लीजिए क्या रखेंगे, सिग्मा एक्स का मान, सिग्मा यानी कि एक्स की दिशा में विकृति, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला 1 अपॉन n सिग्मा। अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, केवल सिग्मा लिख लो,
एक्स वाई जेड अब बराबर हो गया केवल सिग्मा के, तो सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन एम ई, फिर माइनस इसको भी सिग्मा लिख रहा हूं 1 अपॉन एन सिग्मा अपॉन ई। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई और जेड की जगह पर मैंने केवल और केवल सिग्मा लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए? इसको ई बी लिख सकता हूं क्योंकि ये है आयतन विकृति। आयतन विकृति है, कुछ कॉमन आ रहा है, सिग्मा अपॉन ई कॉमन आ रहा है, ये देख लीजिए 1 माइनस ये सिग्मा अपॉन ई कॉमन आ गया 1 अपॉन एम माइनस 1 अपॉन एम, ये देखिए कॉमन आ गया। क्या आएगा इसमें? यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं, फॉर्मूला बन के आ गया ई बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1 अपॉन एम। ये माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा? यहां पर एक लाइन बढ़ा देता हूं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहां पर आएगा 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एम हो जाएगा क्या? देखिए अगर ये माइनस कॉमन ले लूं तो ये दोनों प्लस जुड़ जाएंगे, v इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन एम। ये तो यहां पर मैंने आपको आयतन विकृति के दो फॉर्मूले बताए मैंने। पहला फॉर्मूला है डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा हो गया सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 अपॉन एम। यहाँ पर ई यंग मापांक है, ये प्रतिबल है, ये एम क्या है 1 अपॉन एम क्या है? मेरा पॉइजन अनुपात, पॉइजन रेशियो। ये हो गया मेरा। यदि छड़ जो है मेरी आयताकार छड़ हो, आयताकार छड़ में होता है लंबाई चौड़ाई मोटाई ये सारे आयताकार छड़ में होते हैं। आप स्टार्टिंग में डाल सकते हो यदि नंबर 1 में यदि छड़ आयताकार हो, ये नंबर 1 में आप डाल सकते हो यदि छड़ जो है वो आयताकार हो, तब क्या आएगा मेरा आयतन विकृति सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 अपॉन एम। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अंधेर विकृति पता है सिग्मा अपॉन ई यहां से आया, ये विकृति का सिग्मा अपॉन ई यहां से आया। पार्श्व विकृति क्या होता है? पार्श्व विकृति होता है 1 अपॉन एम इंटू अंधेर विकृति। क्या होता है? 1 अपॉन एम इंटू अंधेर विकृति, ये होता है पार्श्व विकृति का। पार्श्व विकृति होगी माइनस, माइनस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर कम हो रही है, लंबाई में वृद्धि होगी तो चौड़ाई और मोटाई में कमी आएगी। तो 1 अपॉन एम इंटू अंधेर विकृति माइनस 1 अपॉन एम इंटू अंधेर विकृति। यहाँ पर केवल सिंबॉलिक मैंने वाई और जेड लिख दिया है, बाकी अंधेर विकृति में यही आएगा सिग्मा 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 एक ही आएगा, ठीक है? सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा जेड, क्योंकि एक ही बल लग रहा है, केवल सिंगल फोर्स लग रहा है। इसलिए यदि एक्स की दिशा में भी बल लग रहा होता, वाई की दिशा में भी बल लग रहा होता, जेड की दिशा में भी बल लग रहा होता, तो मेरा ये शायद अलग अलग होते, तब मेरे अलग अलग होंगे, तब ये इक्वल नहीं कर सकते हम। जब एक्स की वाई की और जेड की दिशा, अभी हम लोग आगे देखेंगे वो कैसे देखेंगे, अभी खैर आप इतना समझ लीजिए इक्वल है क्योंकि एक ही दिशा में लग रहा है, एक दिशा में अक्षीय बल लग रहा है केवल। तो सिग्मा एक्स हो गया, ये वाला आ गया ई, फिर प्लस इसको किया प्लस इसको किया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया और ये आ गया। अब नेक्स्ट टाइप करिए, यदि छड़ जो है वो वृत्ताकार हो, यदि छड़ आयताकार हटाकर यदि छड़ जो है वृत्ताकार हो, यदि इफ रॉड इज सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर शेप में हो रॉड, तब क्या होगा? ध्यान दीजिए तब क्या होगा, इसको रफ कर दे रहा हूं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला बनकर आएगा, लेकिन फिर भी आपको दोबारा से बता दे रहा हूं, सेम टू सेम।
इस केस में अंधारी विकृति क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये रॉड है, ये देखिए मंदी रॉड एल हो गया और ये हो गया डी। और अगर मैं ऐसे देखता हूं, ये ऐसे ही होगा। अब देखिए एक्स की दिशा में विकृति क्या होगी? ये भी होगी डेल्टा एल अपॉन एल। भाई अभी भी एल की दिशा में लग रहा है और इसी को ही मैं लिखता हूं क्या? सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कैसे लिख सकता हूं सिग्मा अपॉन ई, क्योंकि एक ही बार लग रहा है तो सिग्मा अपॉन ई। पार्श्व विकृति क्या है? डेल्टा डी अपॉन डी है, वो भी माइनस में। डेल्टा डी अपॉन डी है वो भी माइनस में। इसको क्या लिखता है? माइनस 1 अपॉन एम इंटू सिग्मा अपॉन ई लिख सकता हूं। ठीक है, ये हो गया। और यहां पर देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हो गई एक्स की दिशा में, वाई और जेड दोनों में ही डी है। अगर यहां देखा जाए, ये अगर एक्स थी तो ये वाई और ये जेड दोनों में ही डी डी आ रहा है, यानी कि दोनों ही डायमेंशन है। इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, लंबाई की जगह तो लंबाई आ गई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों का ही क्या होगा? डायमीटर से हम लोग नापेंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे हम लोग। इसको कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 2 बार क्यों लिखेंगे? एक बार मैंने यहां से नापा तो विकृति, और दूसरी बार मैंने यहां से नापा तब भी मेरा विकृति उतना ही आया। चलिए डेल्टा बी अपॉन बी की मैं बात करूं, आयतन विकृति क्या लिखा बनाना है मुझे? आयतन विकृति क्या आएगा? डेल्टा बी अपॉन बी, एक्स की दिशा में विकृति 2 इंटू, पहले ले रहा हूं मैं 2 माइनस 1 अपॉन एम इंटू सिग्मा अपॉन ई। 2 क्यों लिया मैंने आपको पहले बता दिया, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई, कॉमन हो गया मेरा 1 प्लस 2 अपॉन, ये लिखिए ज्यादा शॉर्टकट हो गया क्या? ज्यादा शॉर्टकट हो गया, एक आध लाइन बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सिग्मा अपॉन ई प्लस 2 सिग्मा अपॉन एम ई, ये लीजिए आ गया सिग्मा अपॉन ई कांस्टेंट 1 प्लस 2। तो छड़ जो है वृत्ताकार हो या छड़ आपकी आयताकार हो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एम। यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर तो प्लस ही रहेगा, भाई जोड़ना ही तो है दोनों को। यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं हम? यहाँ जोड़ने का सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, यहाँ पर तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड आएगा, माइनस तो यहाँ लगेगा, सेम फॉर्मूला आता है, माइनस ही रहेगा यहाँ पर। देखिए सेम फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 अपॉन एम, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। यहाँ पर प्लस क्यों आया? क्योंकि हमें जोड़ना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ माइनस नहीं करना है, माइनस जो यहाँ लगना था वो यहाँ लग गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए 1 माइनस 2 अपॉन एम। ये आ गया हमारा कि एक दिशा में अक्षीय बल के कारण आयतन में परिवर्तन एवं विकृति। यहां हम लोगों ने रेक्टेंगुलर शाफ्ट भी देख ली और सर्कुलर शाफ्ट भी देख ली। यदि छड़ वृत्ताकार हो, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं यदि यदि तीनों दिशाओं में बल लगे हों, यदि तीनों दिशाओं में बल लगे हों तब क्या होगा? यदि तीनों दिशाओं में एक साथ बल लगा दिए जाए
यदि तीनों दिशाओं में बल लगे हों, क्या है देखिए कैसे आएगा। ये देखिए, ये माना कि x दिशा है तो यहाँ पर x लगा दिया, यहाँ पर y लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया z। तीनों दिशाओं में मैंने बल लगा दिया। बल एक्चुअल में है क्या, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो एफ बराबर क्या है, सिग्मा इंटू ए। ये बात ध्यान रखना, एफ इक्वल टू क्या है, सिग्मा इंटू ए। तो इसको मैं सिग्मा एक्स इंटू ए लिख सकता हूँ, इसको सिग्मा वाई इंटू ए लिख सकता हूँ, या सिग्मा जेड इंटू ए भी लिख सकता हूँ। पेशेंट कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर मैंने यहाँ लिख दिया सिग्मा एक्स इंटू ए कौन सा ए, ये वाला है, ये वाला एफ एक्स में क्या है, ये वाला सिग्मा एक्स इंटू ए। मैं बस ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वाई में कौन सा ए आएगा, ये वाला वाई, ये वाला आएगा, ये है वाई का सिग्मा वाई ऑन। और जेड में कौन सा आएगा, ये वाला, ये जेड से आएगा, ये एक्स के लिए है, ये वाई के लिए। चलिए अब देखना है कि आयतन में परिवर्तन, इसका भी आयतन में परिवर्तन निकालते हैं हम। डेल्टा बी क्या हो जाएगा, एक्स की दिशा में हुआ परिवर्तन प्लस वाई की दिशा में हुआ परिवर्तन प्लस जेड की दिशा में हुआ परिवर्तन, यही होगा। डेल्टा बी बराबर क्या होगा, एक्स की दिशा में हुई विकृति प्लस वाई की दिशा में हुई विकृति प्लस जेड की दिशा में हुई विकृति, यानी कि डेल्टा v अपॉन v की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, e, ये विकृति का होता है, e x प्लस e y प्लस e z। अब देखिए e x क्या होगा, e x की दिशा में हुई विकृति क्या होगी, सिग्मा अपॉन e। ये अब यहाँ पर x y z तीनों कॉमन नहीं होंगे, सिग्मा x अपॉन e। अगर मैं एक एक करके बता रहा हूँ, x की दिशा में अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये मेरी क्या होगी, अनुदैर्ध्य विकृति, और पार्श्व क्या हो जाएगी, सिग्मा y अपॉन m और सिग्मा z अपॉन m। ये हो जाएगी मेरी x की, ये अनुदैर्ध्य है, ये दोनों मेरी हो जाएगी पार्श्व विकृति। अगर मैं केवल और केवल x की दिशा में बात कर रहा हूं, यदि मैं y की दिशा में हुई विकृति की बात करूं तो सिग्मा y, अब मेरी y अनुदैर्ध्य हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, कोई भी एक डायरेक्शन बढ़ेगी तो बाकी दो क्या होगी, कम होगी। तो अब देखिए x की दिशा में जब मैंने लिया तो x मेरी अनुदैर्ध्य थी, बाकी दो पार्श्व हो जाएंगी। जब मैं y की दिशा में बात करूं तो y मेरी क्या हो जाएगी, अनुदैर्ध्य हो जाएगी, बाकी दो यानी कि सिग्मा x अपॉन m e माइनस सिग्मा z अपॉन m e। सेम z की बात करो तो z मेरी अनुदैर्ध्य हो जाएगी, बाकी दो पार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कह सकता कि x बराबर y बराबर z, अब यहाँ पर नहीं कह सकता। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर मुझे ये निकालना है डेल्टा b अपॉन b निकालना है तो क्या करेंगे, x की दिशा में विकृति प्लस y की दिशा में विकृति प्लस z की दिशा में विकृति, यानी कि समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3, तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरा निकल कर आ जाएगा कि आयतन विकृति कितनी हुई। यदि मैं तीनों को जोड़ देता हूं तो मेरी आयतन विकृति निकल कर आएगी। तो जोड़े क्या, या आप जोड़ लेना, इसमें कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, ये सारे के सारे आपस में जुड़ जाएंगे। सिग्मा एक्स प्लस एम ई
सिग्मा एक्स अपॉन एम ई प्लस ये, बाकी माइनस कॉमन ले लेना, कुछ अगर जुड़ रहा हो तो जोड़ देना, दोनों के पेयर बन रहे होंगे, तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी हम लोग अब न्यूमेरिकल बच रहे हैं इसके, तो कल हम लोग इसके देखेंगे न्यूमेरिकल। आप लोग जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब पढ़ के आना, कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। कल जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं उनको एक बार रिवाइज भी करा दूंगा, और रिवाइज के साथ साथ मैं आपको करा दूंगा इसके न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना जरूरी है, कैलकुलेटर लेकर बैठें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो अपने कैलकुलेटर के साथ आप लोग कल अटेंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो आवाज के लिए, इसके लिए मैं आपको माफी चाहता हूँ। थोड़ा बहुत हम लोग करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जैसा भी करेंगे इसके इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। बाकी हम लोग कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।